कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से उपस्थित आज आप सभी के बीच अपनी बातों को रखेंगे। गोड्डा से लोकप्रिय विधायक, पार्टी के युवा नेता श्रीमान अमित मंडल जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सोई हुई सत्ता पक्ष को जगाने का काम कर रही है। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर उपस्थित हमारे सहयोगी अशोक जी का, तमाम प्रेस के, मीडिया के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही कोरोना की तीसरी लहर में मैं आपको अभी से सचेत करता हूं कि हम लोगों को अपना प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ अपने स्वयं की रक्षा करनी है, क्योंकि सरकार सोई हुई है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वित्त वाणिज्य कर को लेकर है। किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कुप्रबंधन कर पूरे झारखंड प्रदेश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं इससे पहले मैं अपनी बातों को रखूं, एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रोवर्ब है जो इस सरकार पे फिट बैठता है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अर्थात कि अगर आपके पास प्लान नहीं है, विजन नहीं है, तो आपने अपने कब्र को खोदने का काम शुरू से ही कर दिया है। और यही कारण है कि शुरुआती दौर से, जब से ये सरकार आई है, तब से नेगेटिव नोट पे सरकार ने अपना कामकाज चालू किया है। आपको याद होगा कि खजाना खाली है से लेकर 2.5 भाजपा को मरने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार में तमाम मंत्रियों ने, विधायकों ने और स्वयं सीएम साहब ने कई बार किया है। लेकिन उनके पास अपना क्या प्लान है, उनके पास अपना क्या विजन है अर्थव्यवस्था को ठीक करने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, आम जनता तक सरकारी लाभ को पहुंचाने का, वो अभी तक से क्लियर नहीं हो पाया है। और दुर्भाग्य है कि 2 साल हम लोगों का पूरा होने वाला है, इनफैक्ट पूरा हो गया है, और उसमें भी सरकार ने कुछ ठोस कदम अभी तक इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नहीं उठाया है, जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों को ना इकोनॉमिक्स की, ना फाइनेंस की समझ है, और ना ही वो कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं ताकि हम लोग आने वाले दिन में कैसे झारखंड प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चलता है तो मुझे लगता है कि 2-3 कांग्रेस की तरफ से काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन लोगों का भी वक्तव्य आता है। लेकिन आज की डेट में जब वाणिज्य कर और वित्त विभाग का जब मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सरकार की नाकामियों को गिना रहा हूँ, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर इन चीज़ों को, जिस चीज़ों को मैं उल्लेख करूँगा, उनका रिप्लाई दे। आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान में 3 तरह के राज्य हैं: विकसित राज्य, विकासशील राज्य और बीमारू राज्य। विकसित राज्य जो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक है। विकासशील राज्य वैसे राज्य हो गए जिसकी अर्थव्यवस्था कहीं कहीं चरमराती है, तो वो ठीक करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स सरकार द्वारा उठाया जाता है। और बीमारू राज्य जहां पर अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि वो उठाए ना उठता है, और जो पॉवर्टी का, जो गरीबी का जो विशियस साइकिल है, उस ट्रैप में, उस चक्र में वो फंस जाता है। दुर्भाग्य से झारखंड के साथ ऐसा ही हुआ है। भाजपा की सरकार में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया था कि इस बीमारू राज्य को विकासशील राज्य की श्रेणी में लाएं, लेकिन फिर जेएमएम की सरकार आई है और पुनः ये राज्य को जेएमएम की सरकार ने बीमारू राज्य का दर्जा दे दिया है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जानना है, उसकी हेल्थ को देखना है, तो सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट ही कई पैरामीटर्स को बता देगा कि उस शरीर की हेल्थ कैसी है, वो मजबूत है कि नहीं है। और वैसा ही कमोवेश जब फाइनेंस को देखते हैं या वित्त को देखते हैं, तो अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को देख ले, समझ ले, तो पता चल जाएगा कि जो प्रदेश है वो आगे विकास करेगा कि नहीं करेगा, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। और इसी ब्लड टेस्ट को आपको याद होगा कि जब
अभी सेशन खत्म हुआ था तो लास्ट दिन सेशन में सीएजी का रिपोर्ट को टेबल किया गया था। इसी सीएजी का रिपोर्ट को मैं यहाँ लाया हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कई ऐसे चीज़ें हैं सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा। और ये एक तरह से ब्लड टेस्ट है पूरे झारखंड प्रदेश का कि किस हिसाब से यहाँ पर वित्तीय कुप्रबंधन हुआ है। अगर ब्लड टेस्ट में कुछ खामियां निकल के आती है तो उसके लिए दवाई होती है। वैसे ही सरकार समय समय पर स्टेप्स लेती है इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इतनी खामियां आने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है चीज़ों को ठीक करने के लिए। और 3-4 पैरामीटर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को समझने का। एक राजकोषीय घाटा जिसको आप फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, एक राजकीय घाटा जिसको आप रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, और उसके बाद आपका रेवेन्यू मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है और किस हिसाब से आप रेवेन्यू जनरेट करके अपने खजाना को भरते हैं। ये 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश के फाइनेंशियल हेल्थ को जानने का। दुर्भाग्यवश फिस्कल डेफिसिट जो कि टोटल एक्सपेंडिचर, आसान शब्दों में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू होता है। एक्सपेंडिचर माने आपने कितना खर्च करना है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, एसेट जनरेशन करने के लिए, और टोटल रेवेन्यू आपको कितना रेवेन्यू आपके कोष में आना है, आपके तिजोरी में घुसना है रेवेन्यू के माध्यम से, बोरोइंग के माध्यम से, लोन के माध्यम से। और अमूमन देखा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट कोई भी प्रदेश का रहता है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है फिस्कल डेफिसिट होना। लेकिन फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा अगर बहुत बड़ा हो जाए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो आप समझिए, जैसा मैंने कहा, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, इसकी तरफ सरकार जा रही है। जो सीएजी की रिपोर्ट में फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आया है, राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं, वो है 141911 141911 करोड़। और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा भारी है और बहुत ज्यादा चिंताजनक है। इसलिए चिंताजनक है क्योंकि आपको पता है कि सरकार ने 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन के नाम पर एक भी काम नहीं किया। ना रोड बना है, ना मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, ना चेक डैम बना है, ना पुल बना है, ना हॉस्पिटलाइजेशंस को रिवाइव करने के लिए नए हॉस्पिटल्स बने हैं। और जब आपका फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा हो जाता है और आपने एसेट क्रिएशन नहीं किया होता है तो इसका मतलब है कि आपने अनाप शनाप जहां पे पैसों का बंदरबाट कर दिया है। इसलिए यह चिंता का विषय हमारे लिए बन जाता है। और इतना ही नहीं, ट्रेंड भी यही सजेस्ट करता है। आपको याद होगा 2020 में अगर आप देखें तो आपने टोटल अपने बजट का एक्सपेंडिचर कितना किया? आपने टोटल अपने बजट का एक्सपेंडिचर किया 71093 करोड़, यानी कि 71093 करोड़। और आपने सरेंडर कितना किया? आपने सरेंडर कर दिया 23672 करोड़, यानी कि 23672 करोड़ जो आपने सरेंडर किया उसका राज्य की जनता को फायदा नहीं मिल पाया। और उस समय आपने इसको सरेंडर किया मार्च में, जब इस पैसे का फाइनेंस डिपार्टमेंट दूसरे कार्यों के लिए उपयोग नहीं कर पाएगी। यानी कि ये सरेंडर हो गया। ये सरेंडर अगर नहीं होता तो सरकार इसको जन उपयोगी कार्यों के लिए लगाती। और कमोवेश वही ट्रेंड अभी भी चला हुआ है। अगर आप अभी देखें तो आपने बजट की राशि जो 2021 का आंकड़ा है 64% अभी आपने खर्च करना है। और आपने जितना अभी खर्च किया है वो मात्र एकदम ऊंट की मुंह में जीरे के समान है। अब आप देखिए कि लास्ट क्वार्टर में आपको 64% बजट का खर्च करना है। इसका यही मतलब है कि आप बजट को खर्च करने के नाम पर पैसे का बंदरबाट फिर करेंगे। आप कहीं सकारात्मक तरीके से इस पैसे का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपका फिस्कल डेफिसिट आने वाले दिन में और बढ़ेगा और आप और बोझ और ऋण की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। सरकार को चाहिए कि इस फिस्कल डेफिसिट को कम करे, राजकोषीय घाटा को कम करे। और अगर हम लोग दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं जो कि राजस्व घाटा होता है, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। आपको कितना रिसीट्स रेवेन्यू से मिलता है, जो एसेट्स होते हैं, नॉन लायबिलिटी जिनके थ्रू होती है, जिनके थ्रू एसेट्स का डीअप्रिशिएशन नहीं होता है, उनको हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जो सैलरी आप लोग अमूमन देते हैं कार्यालयों में, अपने कार्यालयों को चलाने के लिए जो आप फंड देते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है।
अब रेवेन्यू राजस्व घाटा अगर आपके पास हर साल बढ़ता चला जाए तो इसका मतलब यह होता है कि आप अपने सरकार को चला नहीं पाएंगे। आप अपने सरकार को इसलिए नहीं चला पाएंगे क्योंकि आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को, आपको अपने लोगों को कार्यालय चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। और यह राजस्व घाटा राज्य का रहा 3113 करोड़। इसका मतलब यही हुआ कि आज की डेट में अगर आप देखते हैं कि मानदेय भुगतान कोई सेविका को, सैया को नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है। अगर आप देखते हैं कि जो अनुबंध कर्मी है उसको समय पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको अब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उलट इसके सरकार ये घोषणा करती है कि हम पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा देंगे। सरकार ये घोषणा करती है हम हर एक का वेतन भत्ता बढ़ा देंगे। लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि राजस्व घाटा जो आपकी सरकार में हुआ है 3113 करोड़, इसको कम करने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या स्कीम है। आप सिर्फ लोक लुभावन बात कर कर यहाँ की जनता को फंसाते हैं। आप सिर्फ लोक लुभावन बात कर कर यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन जब इन आंकड़ों की बात आती है तो आंकड़ों को ठीक कैसे किया जाए, आपका पूरा प्रदेश कैसे ठीक तरीके से चलते, इसके लिए आपके पास कोई विजन, आपके पास कुछ सोच नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में जैसे जैसे फिस्कल डिफिसिट बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, राजकीय घाटा बढ़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ की जो सरकार है वो आने वाले दिन में काम करना बंद कर देगी। कंप्लीट डिजास्टर की तरफ ये सरकार चली जाएगी। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा जो सीएजी रिपोर्ट में उल्लेखित है वो ये है कि रेवेन्यूज जो आपको मिलती हैं, जो प्राप्तियां होती है आपको 2020-21 में जब आपकी प्राप्ति हुई है 71110 करोड़, वो 7% 2019 और 20 की प्राप्ति से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में घटती ही जा रही है, आप इसमें बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, बहुत सब कारण आपको भी पता है, बहुत सब कारणों के बारे में हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिक्र भी करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा और प्राइम एग्जाम्पल अगर आपके पास है या जनता को पता है वो ये है कि आप देखिए संथाल परगना को उठाकर, आप देखिए गढ़वा पलामू को उठाकर अवैध कोयले की, अवैध बालू की, अवैध चिप्स की जो ढुलाई हो रही है, बिना कोई चालान कटे हुए, बिना कोई कमर्शियलाइजेशन किए हुए, बिना कोई लीगल तरीके से, ये बहुत बड़ा घाटा सरकार को हो रहा है। और ये हर दिन करोड़ों में है, ये लाखों में नहीं है, हर दिन करोड़ों में है। और इसको लेकर सरकार को जगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है और इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने मुहिम छेड़ाता साहेबगंज में कैसे बताया था उन्होंने कि किस प्रकार से साहेबगंज से चिप्स की ढुलाई हो या कोयले की ढुलाई हो, निरंतर बिहार बंगाल जा रहा है और सरकार इसमें लगाम नहीं लगा पा रही है। सरकार के कई ऐसे लोग इस अवैध खनन में सम्मिलित हैं जिसको लेकर सरकार उन पर भी अंकुश लगाने का काम जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हालिया दिनों में अगर आप देखें, लालजी यादव जो दरोगा थे, पलामू में पोस्टेड थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनको हत्या मैं इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया। एफआईआर हो गया एसपी पर, वहां पर एसडीएम पर, वहां पर डीटीओ पर, और एफआईआर में यह कहा गया है कि अननेसेसरी प्रेशर दरोगा स्वर्गीय लालजी यादव पे लगाया जा रहा था एसपी के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, डीटीओ के माध्यम से, ताकि वहां पर अवैध खनन के कारोबार में कोई भी दिक्कत ना आए दरोगा की तरफ से। गढ़वा में अगर आप देखें, एसडीएम आलोक कुमार पर बालू माफियाओं ने हमला किया था। दिसंबर 16 की घटना है, जब पुलिस प्रशासन पर, जब जिला प्रशासन पर, जब वहां के सत्ता पक्ष के विधायकों पर सरकार उनकी आवाज नहीं सुनेगी तो आप बताएं कि किस हिसाब से फिर यहां पर अवैध बालू का खनन को आप रोकेंगे। और जब तक यह जारी रहेगा तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का राजकोषीय घाटा या राजकीय घाटा में हम लोगों को आने वाले दिन में इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। एक और चौंकाने वाली बात यह आई है कि दुमका में कोयला हो, बोल्डर हो, चिप्स हो, रेल मार्ग के माध्यम से बंगाल भेजा जा रहा था, बिहार भेजा जा रहा था, और वहां पर जो चालान काटा जाता था सरकार के द्वारा वो चालान नहीं काटा जा रहा था। ये दिया गया था एक्सक्यूज, इसका यह बहाना बनाया गया था कि डीएमओ वहां पर कार्यरत नहीं है, और डीएमओ कार्यरत नहीं है इसके कारण हम लोग चालान नहीं काट पा रहे हैं।
और इतना ही नहीं, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बकायदा लेटर लिखा था सरकार को और कहा था कि हम लोगों को इस कार्य की वजह से, इस अवैध ढुलाई की वजह से 100 करोड़ का घाटा हो रहा है। इस घाटे को रोकने के लिए सरकार के पास कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं था, और सरकार, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाती है ऐसे बंदरबाट में, और जब सरकार में बैठे लोगों का पॉकेट गर्म हो जाता है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने का काम भी सरकार समय समय पर करती है। गोड्डा हो, दुमका हो, माइनिंग के राजस्व की परसेंटेज को देखा जाए तो सबसे पुअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहा है, और दोनों हाई प्रोफाइल जगह इसलिए रहा है क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। गोड्डा भी पार्शली मुख्यमंत्री जी का आता है, साहेबगंज भी पूरा मुख्यमंत्री जी का ही क्षेत्र आता है। इसलिए संथाल परगना में हो या फिर अन्य जगह हो प्रदेश के, अवैध बालू की, कोयले की तस्करी एक गंभीर समस्या पूरे झारखंड में बनी हुई है। हालिया दिनों में आपने देखा कि केंद्र सरकार ने अपने तरफ से पेट्रोल और डीजल की दामों में रियायत दी, वहीं कई जगह जो भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने भी वैट में कमी की है। परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, आज की डेट में डीजल और पेट्रोल में वहां पर दाम झारखंड से कम है, और सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं जहां से लोग आराम से बिहार जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जो वाहन चालक है वो उत्तर प्रदेश जाकर या बिहार जाकर पेट्रोल डीजल भराकर वापस झारखंड आ जा रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है और मेरा सरकार से आग्रह होगा कि जिस हिसाब से वैट की दामों को घटाया गया है सीमावर्ती राज्यों में, उसी प्रकार सरकार भी यहाँ पर वैट के दामों को घटाए ताकि तत्काल राहत यहाँ के लोगों को मिले। और ये भी आश्चर्य की बात है कि जब कोरोना हुआ था तो 2% वैट यहाँ की सरकार ने उस समय 1 साल पहले बढ़ाया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो बढ़ाया है आपने, कम से कम उसको तत्काल प्रभाव से उतना घटा सकते हैं, और शेष आप अगर घटाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ का जो पेट्रोल पंप मालिकों को घाटा हो रहा है वो घाटा से पेट्रोल पंप के मालिक बच सकते हैं। एक अजीब सा यूनिक तरीके का ट्रेंड चला है पूरे झारखंड में, वो है मैनेज टेंडर का। मैनेज टेंडर में हो क्या रहा है, सरकार ने यह बता दिया है कि आप अनलिमिटेड बिलो रेट कोट कर सकते हैं, चाहे 30% हो, 40% हो, उतना नीचे तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हालिया दिनों में जितना भी टेंडर हुआ है उसके आंकड़ों को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक टेंडर शेड्यूल रेट में हो गया है। हर एक टेंडर शेड्यूल से थोड़ा अबव डाल के लोगों ने ले लिया है। इसके पीछे मैनेज्ड गिरोह का काम चल रहा है। मैनेज्ड गिरोह हर चीज को मैनेज करता है, वहां पर 5% 10% कमीशन जो संवेदक है उससे उठाता है, और उसके बाद नेता को, प्रशासन को पैसा देकर वहां पर मैनेजमेंट का काम इन मैनेज गिरोह के द्वारा हो रहा है। अब सरकार ने यह मंशा दिखाई थी कि अगर 30% बिलो कहीं पे भी टेंडर होता है तो हम लोगों को 30% का तत्काल प्रभाव से फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। यहाँ पर मैनेज टेंडर के नाम पर सरकार का जितना भी निविदा निकल रहा है वो शेड्यूल रेट में लोगों ने, संवेदकों द्वारा लिया जा रहा है, और ये मैनेज टेंडर का गिरोह इसमें बहुत सक्रिय है और इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण भारी राजस्व का घाटा पूरे प्रदेश में हो रहा है। बिजली की अगर हम बात करेंगे तो बिजली में जितना भी हम लोगों को रेवेन्यू रिसीट्स मिलना चाहिए था वो 5000 करोड़ का घाटा पूरे झारखंड में दिखाया जा रहा है, जो कि बजट पेश किया था उसमें साफ उल्लेखित है। और ये घाटा को कैसे हम लोग ठीक करेंगे, यहाँ पे बिल का कलेक्शन कैसे हम लोग अच्छा करेंगे, यहाँ पर इस घाटे को पारने के लिए और हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन जिक्र बस इतना ही हो रहा है कि गांव में जाकर जो जेई होते हैं, एसडीओ होते हैं, वो एफआईआर करते हैं गरीब ग्रामीणों पर और अवैध कनेक्शन के नाम पर वहाँ हजारों की उगाही कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये मंशा कतई नहीं है कि जो बिजली विभाग में घाटा हुआ है उसको कैसे हम लोग भरपाई करें। इतना ही नहीं, एक और मामला आया था जब बिजली मित्र के 15,000 रुपए वसूले गए थे इस नाम पे कि आपके पास जो कंप्यूटर है, फोन है, मोबाइल है, उसकी सिक्योरिटी के एवज में हमें 15,000 रुपए दें विभाग। अब विभाग ये बताया कि ये 15,000 रुपए जो सिक्योरिटी के तौर पर लिया गया था कि ये क्या वो नेताओं के पॉकेट में गया था कि सही में इसकी आवश्यकता थी, ये हमारी सोच की और समझ की परे। आप अगर देखें कि म्यूटेशन की बात हो, राजस्व की बात हो, जमीन संबंधित म्यूटेशन में 70,000 से ज़्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग है, और जब म्यूटेशन होगा ही नहीं तो
शुल्क की वसूली नहीं हो पाएगी, म्यूटेशन का चार्ज सरकार नहीं ले पाएगी और राजस्व में घाटा स्वाभाविक तौर पर यह फिर होगा। खास महल की जमीन को रांची में बांटा जा रहा है, बंदर बांट किया जा रहा है, रजिस्ट्री पे कर उगाही की जा रही है और जो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार का पैसा है, उसको बंदर बांट करने का काम यहाँ के दलाल कर रहे हैं। सरकार इसमें कोई भी तरह से अंकुश लगा नहीं पा रही है। संथाल परगना में भी एसपीटी हो या सीएनटी हो, एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। जमीन बेचने के नाम पर वहाँ पर दान पत्र से काम किया जा रहा है। जो रजिस्ट्री चार्जेस मिलनी चाहिए थे सरकार को, उसमें भी सरकार उसका प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से उगाही नहीं कर पा रही है। अगर आप अगर आप इकॉनमी को देखें पूरे प्रदेश का, सरकार भले ही यह दावा कर ले कि हम लोग आने वाले दिन में बड़ी बड़ी यूनिट्स को यहाँ लाएंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि उद्योग की बात करें तो एसएमईज जो हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जितने भी हैं, उसमें 1700 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि सरकार के इस कार्यकाल में बंद हो चुके हैं और 1700 यूनिट्स का रिवाइवल के लिए सरकार के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। और 1700 यूनिट्स के कारण जो कमर्शियल टैक्सेस की उगाही होती थी वो आज की डेट में बंद पड़ा हुआ है और इसके बाद बेरोजगारी का जो आलम हो गया है ऐसे यूनिट्स बंद होने का पास, ये भी आपके पास आंकड़ों के माध्यम से आपको पता है। सरकार अभी तक, मैंने पहले भी कहा है कि अपने बजट का 35% ही खर्च कर पाई है, 65% अभी भी खर्च नहीं कर पाई है, जिसका प्रमुख यही हम लोगों के पास प्रतीत होता है। इसका एग्जाम्पल कि लास्ट क्वार्टर में सरकार एन केन प्रकार पैसों का बंदरबाट करके चाहती है कि इस डेटा को ठीक करें। मनरेगा में हालिया दिनों में 52 करोड़ का घोटाला हुआ था जो न्यूज़ चैनल्स में छपा था, लेकिन सरकार ने इसको लेकर एक भी सकारात्मक स्टेप नहीं उठाया कि किस प्रकार से वो वसूली करेंगे राजस्व की जो घाटा हुआ है, और साथ साथ वैसे पदाधिकारी जिनकी संलिप्तता से ये घोटाला हुआ उसको लेकर कठोर कार्रवाई करने का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में सरकार जिस प्रणाली के साथ काम कर रही है, सरकार जिस विजन के साथ काम कर रही है, निश्चित तौर पर सरकार घर की तरफ जा रही है। यहाँ के पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। यहाँ पर जो अवैध खनन है, भू माफिया हैं, बालू माफिया हैं, इसका वर्चस्व बढ़ चुका है और इसी का ये परिणाम है कि पुलिस प्रशासन पर इनका लगाम, पुलिस प्रशासन का लगाम जो भू माफियाओं पे होना चाहिए, बालू माफियाओं में होना चाहिए, वो बंद हो चुका है। इसका कोई प्रभाव आम जनता को नहीं दिखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित किया है वित्त और वाणिज्य कर को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि किस प्रकार आने वाले दिन में वो अपने अर्थव्यवस्था को ठीक करें, ताकि कोरोना काल से निपटते हुए जो वादा सरकार ने किया था वो सरकार उस वादे को पूरा करे। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में सरकार ने जितने भी वादे किए थे, जिस हिसाब से सरकार चल रही है, वो वादा 3 साल के अंदर पूरा नहीं कर पाएगी। चाहे वो बेरोजगारों को भत्ता देना हो, चाहे वो ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे वो 5 लाख सरकारी नौकरी हो, मुझे लगता है कि सरकार हर एक मोर्चे में विफल होगी और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को जगाने का काम करेगी। और साथ ही तमाम प्रेस मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देती है कि आप समय समय पर सरकार को जगाने का काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।